Hello, welcome to part 2 of electrochemistry. In our last part, we have covered the basics of electrochemistry, and before that, we've seen the redox reaction. In redox reaction, we have seen what is oxidation, difference between oxidation and reduction, and we've also seen what is the difference between oxidizing agent and reducing agent. After that, we went on to do electrolytic conductors and electronic conductors, difference between electrolytic and electronic conductors. And after that, we have done a small derivation that if conductance is equal to 1 upon resistance, then conductivity should also be equal to 1 upon resistivity. We have seen the unit of conductivity. Okay, unit of resistivity will be exactly reciprocal to that of conductivity. So yesterday conductivity we saw that it is L by RA. Okay, that is your conductivity. So इसका अगर आप यूनिट देख रहे थे तो यूनिट क्या आ रहा था, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका यूनिट आ रहा था. तो अगर आप रेजिस्टिविटी का यूनिट की बात करो तो रेजिस्टिविटी का यूनिट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट, ओम मीटर. ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं ओम है, कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स, बिकॉज कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. तो ये सारी बातें हम लोग कल देख चुके, यूनिट्स भी देख चुके हैं. अभी टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी. Okay, we are beginning with a new topic called as molar conductivity. कल देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं molar conductivity. इस molar conductivity में what we have to do, let's have a look. So molar conductivity में इसको समझने के लिए I've designed a small experiment. तो पहले वो एक्सपेरिमेंट समझ लो तो मोलार कंडक्टिविटी अपने आप समझ में आ जाएगा. टेक्स्ट बुक से देखने जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, और उल्टा इरिटेट और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आता है पढ़ने के बाद अगर टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो. बट आप अगर आप ये वीडियो देखकर फिर पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा और शायद पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ लेट अस कंसिडर 3 वायर्स. ओके, लेट अस कंसिडर 3 वायर्स, 3 अलग अलग मटेरियल की वायर्स है. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल एक वायर कॉपर वायर है, दूसरी सिल्वर की वायर है, और तीसरी वायर से फॉर एग्जाम्पल आयरन की वायर. ये 3 वायर्स. नाउ दिस 3 वायर्स शुड बी ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, राइट. इनका L by A रेशियो है. एक्चुअली जो इसको बोलते हैं B भी कहते हैं इसको, B is equal to L by A, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं. तो इसका जो L by A का रेशियो है, लेंथ और एरिया जो है इसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तीनों की इक्वल रहनी चाहिए. सर ऐसा क्योंकि तीनों की लेंथ और एरिया इक्वल क्यों रहनी चाहिए? मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप कोई रेस लगा रहे हो, ठीक है, 3 लोगों में रेस, तो ऐसा चलेगा क्या कि एक स्टार्ट लाइन पे खड़ा है, दूसरा बीच में खड़ा है और तीसरा फिनिश लाइन के नजदीक खड़ा है. तो ये तो बायस्ड रेस हो जाएगी ना. तो जो फिनिश लाइन के नजदीक खड़ा है वो पहले जीत जाएगा, राइट. जो बीच में खड़ा है वो सेकंड आएगा ऑफकोर्स, और जो स्टार्ट लाइन के नजदीक खड़ा है वो लास्ट आएगा. तो इसको इक्वल करने के लिए हमको चेक करना है. क्या चेक करना है कि 3 बंदों में से कौन फास्ट रन करता है, हु इज द फास्टेस्ट रनर बिटवीन दीज 3. तो उनको क्या करेंगे हम लोग, इक्वल स्टार्ट लाइन पे खड़े करेंगे और इक्वल लेंथ का ही फिनिश लाइन उनको देंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हु इज द फास्टेस्ट रनर अमंग्स द 3. वैसे ही हमको क्या करना है कि 3 वायर ले लिए हम लोग ने, इसमें से चेक करना है. क्या चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, किसका इनमें से कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी इन तीनों में से ज्यादा है, कॉपर, सिल्वर या आयरन. तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ लेने के बाद में वी अश्योर दैट द कंडक्टिविटी व्हिच वी आर गोइंग टू चेक इज गोइंग टू बी अनबायस्ड एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चीटिंग. तो इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का हम लोगों ने तीनों वायर ले लिए, कॉपर, सिल्वर, आयरन. अब जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो मे बी यू कैन कनेक्ट अ बल्ब और मे बी यू कैन कनेक्ट यू कैन से अ गैल्वानोमीटर और चेक कर सकते हैं कि तीनों कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और सप्लाई इक्वल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वेल दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें से कौन जीतेगा? सिल्वर फर्स्ट रैंक पे आने वाला है. सिल्वर इज द बेस्ट हैविंग यू कैन से अ वेरी गुड कंडक्टिविटी. एंड तो सर हमारे घर में फिर वायर्स हम लोग सिल्वर की क्यों नहीं लगाते, बिल कम आएगा, रेजिस्टेंस एकदम कम ऑफर करता है. कौन? रेजिस्टिविटी कम है किसकी? सिल्वर की. सिल्वर के वायर तो लगा दोगे, काफी महंगा पड़ जाएगा, वो एक बात है, ऊपर से चोरी होने का डर. देन दूसरा कॉपर के वायर्स हम लोग यूज करते हैं, सेकंड रैंक पे जिसकी कंडक्टिविटी है, और लास्ट में आयरन थर्ड रैंक पे इसकी कंडक्टिविटी. ओके, सो अब जैसे हम लोग ने इन वायर्स के लिए किया तो यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात हो रही थी, बट हमको डिस्कस करना है अबाउट मोलार कंडक्टिविटी. तो मोलार कंडक्टिविटी के लिए हम लोग 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेंगे. क्या लेंगे? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेंगे.
अब जो 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ले रहा हूँ, तो जैसे मैंने इन तीनों के लिए इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का इंतजाम किया था, आई हैव टेकन इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ, वैसे ही इन तीनों सॉल्यूशंस का, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्योंकि याद रहे कि इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है उनकी लेंथ, एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसमें डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री आयंस पे, और फ्री आयंस का कंसंट्रेशन, फ्री आयंस कहां से आएंगे, concentration of electrolytes है। तो I need to maintain an equal concentration in all the 3 cells। 3 सेल्स है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनमें से हमको चेक करना है कि कौन फर्स्ट आने वाला है, यानी कि किसकी मोलार कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है, वो हमको यहाँ पे चेक करना है। ऑब्वियसली कनेक्ट ऑल द 3 टू अ बैटरी, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, इक्वल स्ट्रेंथ की बैटरी हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। अब इनका कंसंट्रेशन देखो इक्वल करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रोलाइट्स मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। एक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर NaCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, यहाँ पे KCl ले लिया है, और यहाँ पे NaOH ले लिया है। तीनों भी इलेक्ट्रोलाइट्स है और तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इन तीनों में से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, किसकी मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली इनका, जैसे हम लोगों ने बोला प्रीवियस केस में, लेंथ और एरिया इक्वल होनी चाहिए। वो 3 बंदे जो भाग रहे थे उनका इक्वल स्टार्ट लाइन और इक्वल फिनिश लाइन होना चाहिए। वैसे ही इसके इधर क्या डिपेंड करने वाला है, किसके ऊपर मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अपॉन द नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो concentration of free ions depends upon the concentration of electrolyte added in moles। तो अगर हम अभी मेरे को ये तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना है, तो मैं ऐसा करूँ क्या, इसको 10 ग्राम्स पर लीटर ऐड कर देता हूँ। 10 ग्राम्स ऑफ NaCl in 1 liter of water, 10 grams of KCl in 1 liter of water, then 10 grams of NaOH in 1 liter of water। तो हो गया, अभी फिर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया क्या, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, हाँ सर इक्वल तो लग रहा है, 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम KCl है, 10 ग्राम NaOH इक्वल ही लग रहा है, तो पीछे से एवोगाड्रो आके आपको टप्पू देगा, बोलेगा, एवोगाड्रो बोलेगा, गधे, इनका ये फिजिकल वेट है, फिजिकल वेट आपने इक्वल कर लिया है, बट नंबर ऑफ आयंस इक्वल नहीं हुए हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हुआ है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना है तो तीनों को 0.5 मोल ले लो, 0.1 ले लो, या स्टैंडर्ड 1 मोल 1 मोल 1 मोल तीनों में ले लो। तो स्टैंडर्ड 1 मोल 1 मोल 1 मोल तीनों में अगर करना है तो क्या करेंगे, चेक, तीनों में 1 मोल 1 मोल 1 मोल करना है, तो ऐसा 10 ग्राम पर लीटर 10 ग्राम पर लीटर 10 ग्राम पर लीटर लेके नहीं चलेगा। 1 लीटर तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसका मोलार मास देना पड़ेगा। अब इसका मोलार मास सोडियम का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो टोटल आंसर मेरा आ रहा है 58.5। तो 58.5 ग्राम्स पर लीटर जब मैं ऐड करूंगा तो 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसका आंसर आने वाला है 74.5, 39 प्लस 35.5। ओके, सो इधर क्या आएगा 74.5 इन 1 लीटर, और यहाँ पे 40 ग्राम्स, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम्स इन 1 लीटर। तो आपको क्या करना है, आपको NaCl के 58.5 ग्राम्स लेने हैं, 1 लीटर वाटर में ऐड करना है। KCl के 74.5 ग्राम्स लेने हैं, 1 लीटर वाटर में ऐड करना है। NaOH के 40 ग्राम्स लेने हैं, 1 लीटर वाटर में ऐड करना है। अब तीनों जब आप 1 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करते हो, तो तीनों 1 लीटर वाटर में ऐड करने के बाद इन तीनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोल। अंडरस्टैंडिंग, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है 1 मोल। सो 1 मोल इज इक्वल टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ आयंस। अब जाकर इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस तीनों में इक्वल। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब तीनों 1 मोल, ये भी 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है, इसमें भी 6.023 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ आयंस है, इसमें भी उतने आयंस है, इसमें भी उतने आयंस है। द नंबर ऑफ आयंस आर इक्वल। सो अब जाकर हमारा क्या हो गया, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया। नाउ वी कैन से दैट वी कैन conduct a unbiased race in terms of finding out who's having a better molar conductivity out of these 3। तो जब एक्सपेरिमेंट रन किया जाता है और मोलार कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली आपने देखा कि अभी हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मोलार का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी तो थी हमारे पास पहले से, कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू L/R है, तो पहले से था हमारे पास कंडक्टिविटी। बट मोलार कंडक्टिविटी में मोल आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। मोलार कंडक्टिविटी है वायर्स के लिए, कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए है।
लेकिन मोलार कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कॉन्सेंट्रेशन रहता है, सो देन मोलार कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ऐसा समझो कि ए लिखा है विदाउट दैट बीच वाला डंडी। ओके, सो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K/C। ओके, 1000 K/C। सर ये कैसे आया 1000 K/C? सो बेसिकली ये पहले कैसा था, इट वाज मोलार कंडक्टिविटी K/C, कंसंट्रेशन वाज पर लीटर, दैट इज 1000 ml। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, वी गॉट व्हाट, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K/C। सो अब किसके आयंस तो तीनों में इक्वल है, बट कौन अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? तो आंसर उसका KCl है। KCl इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेस्ट मोलार कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट KCl होगा, तो मोलार कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा है। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KCl विल बी द हाईएस्ट। जब कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज ऐड करेंगे, तो मोलार कंडक्टिविटी KCl इज द हाईएस्ट। हालांकि तीनों के आयंस सेम थे, हालांकि तीनों में 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ आयंस थे, इक्वल नंबर ऑफ आयंस थे, बट उसमें से भी कौन बेटर है? KCl बेटर है। Are you understanding? KCl is much better. Okay, so this is the formula for molar conductivity. अब इस मोलार कंडक्टिविटी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसकी स्टडी को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाते हैं, और उसके लिए मदद लेते हैं हम लोग कोलरॉश। तो कोलरॉश जर्मन साइंटिस्ट कोलरॉश, तो कोलरॉश ने हमको दिया है कोलरॉश लॉ, और कोलरॉश का लॉ कहता है कि बोथ द आयंस कंट्रीब्यूट टू द मोलार कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, इररिस्पेक्टिव, लिख के देता हूं मैं आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि मोलार कंडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हमको फाइंड आउट करनी है, तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, कोलरॉश बोल रहा है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कहां से आएगी? वो आएगी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द Na+ आयंस प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय द Cl- आयन, मतलब कंट्रीब्यूशन मेड बाय, अगर जनरल देखना आपको तो कैटायन और आनायन। ओके, एंड दे बोथ कंट्रीब्यूट देयर ओन शेयर इक्वली टू द मोलार कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। सर ये इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर वगैरह क्या है, जरा ध्यान से अच्छे से समझाता हूं मैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कोलरॉश लॉ के लिए। तो फर्स्ट जो कोलरॉश लॉ के डेफिनेशन जो लॉ है उसको ब्रेक कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले कोलरॉश लॉ बोलता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, शुरुआत ही उसकी ऐसी करता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरॉश लॉ की शुरुआत होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर अभी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखने की क्या जरूरत थी? देखो, अब NaCl है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट आपके जैसा, मतलब पानी में डालो फटाफट डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जल्दी डिसोसिएट होता है, टाइम नहीं लेता, और कंप्लीट डिसोसिएशन देता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कौन? NaCl। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही होती है, लाइक CH3COOH, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। वाटर आप ऐड करते हो, ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद में ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। इसके लिए हम लोग उसको दिखाएंगे विद अ ब्रोकन एटम, राइट। मतलब एक तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ही बहुत पुअर है, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, मतलब 10 मोल्स ऐड करते हैं तो उसमें से 1 मोल शायद डिसोसिएट होगा, मतलब जिस टाइम हाइपोथेटिकल वैल्यू, तो 10 मोल्स में से 1 मोल डिसोसिएट हो गया, उसमें से भी आधा मोल रिकम्बाइन हो जाता है एंड इट विल अगेन गिव यू एसिटिक एसिड। तो 10th स्टैंडर्ड में अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, नॉट 10 सॉरी 11th स्टैंडर्ड में अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो उसमें हम लोग ने देखा है कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। तो ब्रॉन्स्टेड बेस है ये, और कॉन्जुगेट बेस से वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग है, तो H+ आयन को रिकम्बाइन कर लेता है, रिकम्बाइन करके क्या बना देता है? एसिटिक एसिड फिर से बना देता है। सो यहाँ पे डिसोसिएशन बहुत कम है, और मेरे भाई अगर डिसोसिएशन ही बहुत कम है तो आयंस ही नहीं मिलेंगे, और आयंस का एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। We'll not be able to find out molar conductivity of COOH। इसके लिए कोलरॉश लॉ अपने डेफिनेशन को स्टार्ट करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तब तक इसमें वाटर ऐड करते रहो जब तक ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। अब वो कब होगा मुझे पता नहीं, वो हाइपोथेटिकली बोल रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि वाटर ऐड करते रहो, समुद्र भर के पानी ऐड करो, जब तक ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक बार अगर ये फ्रेज उसने नहीं डाला होता, किसने? कोलरॉश, बाकी के साइंटिस्ट उसके ऊपर टूट पड़ते, बोलते तेरा लॉ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वीक एसिड को फॉलो नहीं कर रहा है, वीक एसिड ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोलरॉश ने इंटेलिजेंस यूज करते हुए स्टार्टिंग में ही फ्रेज डाल दिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहने दे, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहने दे, वी आर कंसीडरिंग कंप्लीट डिसोसिएशन।
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वी आर कंसिडरिंग, वी आर अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये फर्स्ट फ्रेज हो गया इसका कोलरॉश लॉ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पहले आगे लिखता है कोलरॉश, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन both cation and anion, right, both cation and anion migrate, ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में माइग्रेशन होता है, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली मतलब ऐसे माइग्रेट करते जैसे एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं था, ठीक है, माइग्रेट इंडिपेंडेंटली एंड गिव देयर ओन contribution towards what? Towards molar conductivity. Give the unique contribution towards molar conductivity. ये सिंपल मोलार कंडक्टिविटी का है, ओके, give their own contribution towards molar conductivity। तीसरा पार्ट उसका लास्ट सेंटेंस, irrespective of its OI। सर इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये तो हमको फॉर्मूला से समझ गया, both cation and anion कहाँ पे गया वो? हाँ, both cation and anion are contributing to the molar conductivity, ये समझ गया, they make their own contribution towards molar conductivity। अभी लास्ट में उसने एक सेंटेंस, एक फ्रेज ऐड किया, क्या? irrespective of its OI। सर इसका मतलब क्या है irrespective of its OI? ठीक है, irrespective, ये मैंने ब्रेक कर दिया लॉ को, तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहला एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर मेन बॉडी ऑफ द लॉ, और लास्ट में उसने एक फ्रेज ऐड कर दिया एट irrespective of its कोआइन। अब irrespective of its कोआइन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। irrespective of its कोआइन का मतलब, अभी जैसे कि NaCl में जितना कंट्रीब्यूशन Na प्लस कर रहा है और जितना कंट्रीब्यूशन Cl माइनस कर रहा है, वो Cl माइनस का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो चेंज नहीं होता irrespective of its कोआइन। इसके साथ Na प्लस हो या चाहे K प्लस हो, इसका कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होने वाला, ये उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी irrespective of its कोआइन। इसके साथ में Na रहने दो, K रहने दो, Li रहने दो या Mg रहने दो, कोई भी रहने दो Cl के साथ में, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे कुछ देर पहले तो साथ में थे ये लोग, कौन? Cl और Na। अब एक बार डिवोर्स हो गया उनका, डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट एक बार होने के बाद में इसको ये दिखता नहीं, ये इसको दिखता नहीं, ये अपना अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं irrespective of its कोआइन। irrespective of its कोआइन मतलब Cl के साथ जैसे फॉर एग्जांपल 33 इनका इसका कंट्रीब्यूशन Cl माइनस, तो KCl के साथ में भी 33 रहेगा, MgCl2 के साथ और किसके साथ में भी उसका 33 उतना ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसका कोआयन कौन है? उसके साथ में Na प्लस है या K प्लस है, उसको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हाट इज कोलरॉश लॉ। सर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, आपको समझ में आएगा आगे चल के कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलरॉश लॉ डज नॉट ओनली हेल्प अस टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी, बट इट आल्सो helps us to find out molar conductivity of such weak electrolytes. It also helps us to find out molar conductivity of such weak electrolytes. तो आपको समझ में आ गया, मैंने कोलरॉश लॉ को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, then main body of the law, both cation and anion contribute independently and give their own contribution, and third part of the law, that is irrespective of its कोआइन। Cl हमेशा सेम रेशियो में फॉर्म। यस, क्या बोल रहे हो? Cl हमेशा सेम रेशियो में फॉर्म। Cl हाँ सेम रेशियो में फॉर्म। सेम क्या? रेशियो नहीं, ठीक है, सेम कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। सेम गोज विद Na प्लस, Na प्लस भी अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देगा irrespective of its कोआइन। अभी Na के साथ में Cl है, Br है, I है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देकर ही रहेगा। उसके साथ में कौन है उसको लेना देना नहीं, वो अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। रेशियो तो वो रेशियो तो डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड आपने लिया। अभी MgCl2 तो आपका रेशियो 1:2 हो जाएगा, है ना। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। अभी क्या देंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। ओके, लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ में लाइक आपको टारगेट दिया है, ठीक है, कि आपको फाइंड आउट करना है अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो तुम बोलोगे सर देखो कोलरॉश ने हमको बताया ना स्टार्टिंग में इनफाइनाइट डाइल्यूशन करो। अरे बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसने सिर्फ उसका मीनिंग क्या था वहां पर कि आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, तब ये मेरा लॉ अप्लाई करो। बट प्रैक्टिकली जब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली एसिटिक एसिड को पूरी तरह से डिसोसिएट करना बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं। इनफाइनाइट मतलब कितना भाई, डिफाइन करो कि 1 ml डाल दिए, 10 ml, 1000 ml, 2000 ml, 10,000 ml, कितना पानी डालो, और मेरे पास उतने बड़े वेसल्स भी तो होने चाहिए कि इसको डिसोसिएट करवाऊं मैं, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं।
प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ। इसमें देखो कि इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले अभी इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट आयंस एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय H+ आयंस। बट मिलेगा नहीं वो, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, एसिटेट और H+ की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सीधे उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। मतलब हमको पहले एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सोडियम एसिड अगर एसिड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जब इसको रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा CH3COOH। स्टेप बाय स्टेप देखो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे, सोडियम एसिड। अब सोडियम एसिटेट में उसका जो पार्टनर है, पार्टनर कौन है मेरे भाई, इसका CH3, अच्छा इसको डिसोसिएट करके देखो तो समझ में आएगा इसका पार्टनर कौन है, राइट, CH3COO- प्लस Na+। ठीक है, इसका पार्टनर कौन है अभी एसिटेट का, Na+। वो Na+ किसकी औलाद है, स्ट्रॉन्ग बेस की औलाद है। ये Na+ कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया। ठीक है, पहले ये नखरे कर रहा था कौन, एसिटिक एसिड। देखो मैंने पहले भी आपको ये रिएक्शन दिखाया कि ये इसका ब्रोकन एरो दिखा रहा है, नखरे कर रहा है इन द सेंस इट इज नॉट एबल टू डिसोसिएट कंप्लीटली। थोड़ा बहुत डिसोसिएट होता है, वो भी रिकंबाइन हो जाता है बिकॉज इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो ये इशू है इसका, राइट। लेकिन यहाँ पर वो इशू दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे ब्रोकन एरो दिख रही है क्या, नहीं, ब्रोकन एरो नहीं दिख रही, क्योंकि इसका बेस कौन है, इसका पार्टनर कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के वाला Na+, तो Na+ तो छोड़ के जाएगा ही, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे हमको एसिटेट की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एसिटेट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या लेंगे, HCl का डिसोसिएशन लेंगे, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो HCl का भी डिसोसिएशन लेंगे तो वी गेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय H+ आयन एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl- आयन। फिर NaCl का भी डिसोसिएशन ले लो, NaCl इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मिल गया हमको Na+ प्लस Cl- आयन। ऑब्वियसली हर पॉइंट पे हमको वाटर ऐड करना है। ठीक है, मैं वाटर लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उधर ऐड नहीं किया, जब तक वाटर ऐड नहीं करोगे तब तक डिसोसिएशन नहीं होगा। ओके, सो डिसोसिएशन, ये सब इन सब के वैल्यूज मिल गए मेरे को, एसिटेट का कंट्रीब्यूशन मिल गया, Na+ मिल गया, H+ मिल गया, Cl- मिल गया, H+ मिल गया, Cl- मिल गया। तो मैं अभी एक इंटेलिजेंटली कोलरॉच लॉ यूज करते हुए इसको इस तरीके से अरेंज करता हूँ, राइट, इस तरीके से अरेंज करता हूँ कि द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एसिटेट और H+ आयंस मेरे को मिल जाए। तो व्हाट आई डू, आई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड will be equal to molar conductivity of CH3COONA, okay, plus molar conductivity of HCl minus molar conductivity of minus molar conductivity of NaCl। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी कैसे मिलता है। देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड is equal to, I hope you are taking a lot of notes, right? इसको split करो, contribution made by, इसका molar conductivity of acid, sodium acid क्या होगा, contribution made by acetate जो हमको मिल चुका है, plus contribution made by Na+, वो भी हमारे पास है, plus contribution made by H+, plus contribution made by Cl-। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, माइनस into bracket contribution made by Na+, plus contribution made by Cl-। ओके, अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा, जाने दो माइनस साइन अंदर। ठीक है, आपके लिए दोबारा लिखता हूँ ये पूरा, CH3CO- प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Na+ प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय H+ प्लस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl- माइनस साइन को अलग लिख दिया, माइनस Na+ आएगा, माइनस कंट्रीब्यूशन मेड प्लस और ये माइनस साइन इधर भी जाएगा, तो माइनस कंट्रीब्यूशन मेड बाय Cl-। अभी मजे की बात देखो, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, Na+ और माइनस Na+ कैंसिल, H+ कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, प्लस Cl- माइनस Cl- कैंसिल। ठीक है, और ध्यान से देखना कि बचा क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिटेट बचा है, हेलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिटेट प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ H+, ये दोनों बचे, यही तो हमको चाहिए था, जो डायरेक्टली नहीं मिल रहा था फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, जो डायरेक्टली नहीं मिल रहा था वो हम लोग ने इनडायरेक्टली फाइंड आउट करके दिखाया है। आई अंडरस्टैंडिंग, जो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहा था, डायरेक्टली क्यों फाइंड आउट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वीक एसिड, कौन, एसिटिक एसिड, ठीक है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा था, वीक एसिड डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो एसिटेट और H+ की वैल्यूज हमको नहीं मिल रही, राइट, एसिटेट और H+ की वैल्यूज हमको मिल नहीं रही, तो इनडायरेक्टली हम लोग ने फाइंड आउट कर दी, इसको रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम एसिटेट मिला, सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन हम लोग ने ले लिया, फिर HCl का डिसोसिएशन ले लिया, NaCl का डिसोसिएशन ले लिया, हमको कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिटेट Na+, H+, Cl- Na+, Cl- मिल गया, और उसके बाद में हम लोग ने उसको इसमें डाल दिया, इस इक्वेशन में डाल दिया।
इक्वेशन भी हम लोग ने इस तरीके से अरेंज किया, ठीक है। इक्वेशन जब मैं अरेंज कर रहा था ना तो बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा था पता है, कि इसको सब कैंसिल हो जाए, Na+Cl- कैंसिल हो जाए, Na+ और Cl- कैंसिल हो जाए, और जो बचना चाहिए वो एसिटेट और H+ सिर्फ बचना चाहिए, ताकि हमको कंट्रीब्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको अगर ये समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है, सर ये H+ जो है वो H+ तो यार HCl का है, जो HCl में से मिला है, ये H+ एसिटिक एसिड का H+ थोड़ी है। कोलरॉच में वही तो सीखा हम लोग ने, it contributes, it migrates independently and contributes irrespective of its coion। H+ के साथ में एसिटेट हो या H+ के साथ में Cl- हो, फर्क नहीं पड़ता है H+ को, H+ अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये जो H+ की वैल्यू है, ऐसा नहीं बोल सकते कि HCl वाला H+ है, ये एसिटिक एसिड वाला H+ कैसे होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। H+ के साथ में कौन है उसको फर्क नहीं पड़ता, irrespective of its coion it will contribute its own molar conductivity। Got this? Now after this application let us see the graph of Goldroch law का ग्राफ जल्दी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो Goldroch law का ग्राफ, ठीक है। तो Goldroch law के ग्राफ में we are on the x axis, we are going to keep x axis पे रखेंगे मोलार कंडक्टिविटी को, और y axis सॉरी ये कौन सा y axis है, y axis पे रखेंगे मोलार कंडक्टिविटी को, और x axis पे रखेंगे अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पर we will get this kind of graph for a strong electrolyte and this kind of graph for a weak electrolyte। तो ये जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सप्लेन करते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लाइन, कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखना जरा क्या हो रहा है, पे अटेंशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इफ यू कैन सी दैट the concentration, as the concentration goes on increasing, ladies and gentlemen, as the concentration goes on increasing, the लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्या चलेगा, सही कर दो इसको, okay। so as the concentration goes on increasing, concentration जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी कम। अरे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि मोलार कंडक्टिविटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन, और अभी बोल रहे हो कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और मोलार कंडक्टिविटी कम हो रही है, ऐसे कैसे, राइट। ऐसे इसकी वजह से, क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, लेडीज एंड जेंटलमैन आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा एसिडिक है या डाइल्यूट H2SO4 ज्यादा एसिडिक है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4? व्हाट विल बी योर आंसर, ठीक है। आपको बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा एसिडिक है। अरे डम पीपल, कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा एसिडिक नहीं, वो ज्यादा कोरोसिव है। ज्यादा कोरोसिव होने का ये मतलब नहीं कि वो ज्यादा एसिडिक है। वैसे तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोसिव एसिड, इतना ज्यादा कोरोसिव है कि उसको कांच की बोतल में नहीं रख सकते, कांच की बोतल में रखते तो इतना कोरोसिव है कि कांच की बोतल में होल करके बाहर आ जाता है, ठीक है, इतना अट्रैक्टिव है। बट इट इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, क्योंकि H+ आयन को रिलीज ही नहीं करता। कि स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड कैसे डिसाइड होती है, ऑन हाउ इट कैन डोनेट H+ आयंस, तो हाउ फास्ट इट कैन डोनेट एंड हाउ कंप्लीटली इट कैन डोनेट H+ आयंस। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब मोर एसिड लेस वाटर, सही बात है, मोर एसिड लेस वाटर। तो मोर एसिड लेस वाटर है तो लेस वाटर की वजह से कम डिसोसिएट होगा, और कम डिसोसिएट होगा तो लेस H+ आयंस मिलेंगे। तो दिस विल बी वीकर देन डाइल्यूट H2SO4 जिसमें लेस एसिड है बट वाटर मोर है, लेस एसिड बट मोर वाटर, और मोर वाटर होने की वजह से ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा H+ आयंस मिलेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन कम है तो भी, एसिड का कंसंट्रेशन कम है तो भी ये ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज इट इज डाइल्यूट, because the concentration is less, because water is more and more H+ ions are being released। वैसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे concentration बढ़ेगा वैसे वाटर का concentration कम होगा, वाटर का डाइल्यूशन कम होगा, वाटर का कंटेंट कम होगा, वाटर का कंटेंट कम होगा तो डिसोसिएशन कम होगा। एंड मोलार कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर कम है, वाटर कम है तो डिसोसिएशन कम है, डिसोसिएशन कम है तो आयंस कम है, आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम है, मोलार कंडक्टिविटी भी कम है। और यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिसोसिएशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है मतलब वाटर का कंटेंट ज्यादा है, वाटर का कंटेंट ज्यादा है, डिसोसिएशन ज्यादा है, डिसोसिएशन ज्यादा है, आयंस ज्यादा है, आयंस ज्यादा है, इसके लिए मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू हायर कंसंट्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके।
तो अब हम लोग फोकस करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे फोकस करते हैं यहाँ पे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना तुम्हारे जैसा ना, वो जल्दी इग्नाइट नहीं होता, ठीक है। हम लोग उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी तो कम होनी है, जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर ऐड करने पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। बहुत कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने पर फिर वो कहीं डिसोसिएट, फिर वो जागता है, फिर डिसोसिएट होना शुरू होता है और यहां से उसके आयंस बढ़ने शुरू होते हैं, राइट। नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगता है और इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा लेट से उसमें बढ़ रही है। तो यहां तक जब तक हम लोग वाटर ऐड कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन कम करने के बाद में भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने रही, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना यार, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो यहां पर आने तक आई थिंक इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया ऑलमोस्ट, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद में फिर उसके आयंस डिसोसिएट हो गए और फिर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने लगी। सो दिस इज द ग्राफ फॉर Gold-Roche law. That's it for today. नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। We will continue in the next part, that is part 3 of electrochemistry.